हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज़। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स के अनसोल्ड पेपर के 2025 के सेट नंबर 4 को लेकर आए हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपका ये क्वेश्चन नंबर 5वां पूरा कंप्लीट कराने वाले हैं, यानी जो ये इसके 6 क्वेश्चन हैं। तो आज की वीडियो में ये इसके पूरे 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन है आपके 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना, आपके एग्ज़ाम में आपकी इस वीडियो से हेल्प ज़रूर होगी, ठीक है। तो आइए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम इसके पार्ट नंबर 5 को लेकर आए हैं। जिसने इसके पार्ट नंबर 1 से 4 तक नहीं देखे तो वो हमारे चैनल पर जाकर वीडियो को ज़रूर देखे। तो क्वेश्चन नंबर 5वें का क्या पूछा गया था कि वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए तथा इसके द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र लिखिए। समरूप वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी 3 नंबर का पूछा गया था। तो बच्चों, आखिर वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? तो इसमें क्या लिखा है? द्विध्रुव लिखा है, मतलब ऐसा ध्रुव जिसके कितने ध्रुव हो? 2 ध्रुव हो। जैसे एक तो ध्रुव हो गया ये, दूसरा ध्रुव हो गया ये। अब इन्हें दोनों ध्रुवों को आपस में क्या कर देंगे? तो इन्हें मिला देंगे। तो इस पे रखा है प्लस क्यू आवेश और इस पे रखा है क्या? माइनस क्यू आवेश। इसका मतलब ये है कि जो इनके परिणाम हैं तो वो तो सेम है, बस इनके जो ये साइन है तो वो अलग अलग है। जैसे अगर इधर जो ये लिखा है Q, तो ये भी 3 है, तो ये है प्लस का 3 और दूसरा हुआ इसमें माइनस का 3। आई समझ में बात? मतलब ये जो Q है तो इनके मान तो इसमें होते हैं बराबर, पर जो इनके ये साइन होते हैं तो ये अलग अलग होते हैं, ठीक है। और इनके बीच में एक केंद्र मान लेते हैं O। और हमेशा याद रखना कि किसी भी द्विध्रुव में अगर आप उसकी दूरी को नाप रहे हो तो फिर केंद्र से ही उसकी दूरी आपको नापनी पड़ेगी। अब जैसे हम इसकी ले रहे हैं कि L है, इसकी प्लस Q की O से। एक हम इसकी ले रहे हैं, इसकी भी L है, ठीक है। तो इसकी पूरी दूरी कितनी हुई? तो इसकी जो टोटल दूरी हुई तो वो हुई है हमारी 2L, यानी L इसकी। तो अगर इन्हें जोड़ दिया जाए तो कितनी हो गई? तो ये हुई हमारी इसकी दूरी 2L। अब हम इसकी परिभाषा को लिखेंगे कि आखिर वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो ऐसा निकाय जिसमें 2 बराबर है ना, बराबर है ना, परंतु विपरीत प्रकार के आवेश जो कि प्लस क्यू तथा माइनस क्यू एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों। अल्प दूरी की जगह आप अगर यहाँ लिख दो क्या? अगर आप अल्प दूरी की जगह इधर सूक्ष्म दूरी भी लिख दो तो भी चलेगा, कि मतलब अल्प दूरी का मतलब कि बहुत कम दूरी पर रखे हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं? तो उसे ही वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो इसका उदाहरण होता है बच्चों HCl ले लो, NaCl ले लो आदि। ऐसे कैसे हुए ये एग्जाम्पल? क्योंकि H पर होता है प्लस का चार्ज और जो Cl है उस पर होता है माइनस का चार्ज। ऐसे ही Na पर होता है प्लस का चार्ज और इसके Cl पर होता है माइनस का चार्ज। इसीलिए ये दोनों इसके उदाहरण हैं। आ गया समझ में? अब हम देखेंगे अगला पूछा गया है इसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र। तो इसका सूत्र होता है P बराबर Q गुना 2L के। तो बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है P बराबर Q गुना 2L के। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन इसी में पूछा गया है कि क्या? कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण का आपको इसमें करना है सूत्र। तो आप ये देखो कि ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में आया है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना है? इसमें ये बोला गया एक समान वैद्युत क्षेत्र। तो ये एक समान कोई वैद्युत क्षेत्र है जो एक समान इस ऐसे ये रेखा जा रही है, तो ये क्या है? तो बच्चों, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है E, ठीक है। और ये एक क्या है? सदिश राशि है, इसलिए इसके ऊपर क्या लग जाएगा? वेक्टर। आ गया इतना? अब इस पर एक क्या रख दिया आपने? द्विध्रुव रख दिया। द्विध्रुव क्या होता है? एक तो बिंदु ये, एक ही बिंदु ये, और उन्हें आपस में मिला दिया, ठीक है।
तो अब ये तो हो चुका है, और जो आपको ये भी पता है कि द्विध्रुव की जो दूरी है वो कितनी होती है 2l। अभी ना पता हो तो अभी इसमें देख लो, और ऊपर हमने करी है ये 2l, है ना। तो फिर हमारा द्विध्रुव की दूरी होती है 2l, और ये द्विध्रुव इसके साथ फिर कौन सा कोण बनाता है, थीटा कोण बना लेता है। ठीक है, अब हम इस द्विध्रुव पर डाल देते हैं क्या, लंब। ऐसे करके हमने इस पर लंब डाल दिया, तो ये ऐसे करके इससे आपस में मिल गया, तो ये क्या बन गया, एक त्रिभुज। ठीक है, तो इस पर माइनस क्यू आवेश इधर ले लो, इस पर प्लस का क्यू आवेश इधर ले लो। तो इस पर एक बल काम करेगा F, जो कि इधर करेगा कहाँ, उल्टे हाथ की तरफ, क्योंकि ये क्या है, माइनस है। तो F बराबर क्यू ई, इसमें बल काम करेगा कहाँ, बाहर की ओर। और जो ये दूसरा आवेश है इस पर भी एक बल कार्य करेगा, ये भी इधर की ओर, तो वो क्या होगा, तो वो भी होगा F बराबर क्यू ई, मतलब दोनों पर एक ही बल काम करेगा, F बराबर क्यू ई। इससे मान लेते हैं कि ये तो है बिंदु A, और ये है बिंदु B, और ये है C, और ये क्या डाला, लंब। तो ये कितने का हो गया, तो ये हुआ है हमारा इसमें क्या, 90 डिग्री का। और आपको एक बात ये बता दूं जिसका यूज़ होना है इसमें, कि अगर थीटा के सामने वाली भुजा है, थीटा के सामने वाली भुजा पर क्या होता है, तो है वो होती है लंब, और जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, तो उसे कहते हैं क्या, कर्ण। इसे आपको एग्जाम में ऐसे लिखना नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ मैं, ठीक है ना। इसे अपनी कॉपी में लिख लेना, फिर आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने में आसानी होगी। कि जो ये थीटा के सामने वाली भुजा है तो ये क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी लंब, और जबकि ये जो है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हो जाएगी कर्ण। ठीक है, अब इसके बारे में आप एक दो लाइन भी लिख देना कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर रखा गया है, जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। अब ये हमने क्यों लिखे हैं लंब और कर्ण, क्योंकि अब हमें इनका यूज करना है, क्योंकि ये एक त्रिभुज है, तो हम यहाँ लेंगे साइन थीटा। क्या लेंगे, तो यहाँ लेंगे हम साइन थीटा। तो बच्चों साइन थीटा होता है क्या, तो साइन थीटा होता है इसमें लंब बटे कर्ण के, और यहाँ लंब कौन सी है रेखा, ये वाली है लाइन, तो ये कौन सी है, बी और सी। और यहाँ कर्ण क्या है, कर्ण है ये वाली, तो ये कौन सी हुई, ए बी, हो गई ए बी। तो इस बी सी का तो कुछ भी मान नहीं दे रखा, पर ए बी का हमें पता है क्या है, 2l है ना। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जो ये बी सी है, बी सी बराबर 2l गुना साइन थीटा के हो जाए, बी सी बराबर 2l साइन थीटा के हो जाए। अब इसमें हमें क्या निकालना है, बल युग्म का आघूर्ण। तो हम सूत्र करेंगे कि बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण का सूत्र बराबर होता है परिणामी बल की, जो उस पर बल हुआ है लगा है, परिणामी बल गुना दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, बीच की लंबवत दूरी, तो लंबवत दूरी है। ठीक है, तो यहाँ परिणामी बल है F, जो कि हमने यहाँ देखा F बराबर क्यू ई, इधर भी लग रहा है इधर भी लग रहा है, तो F है। और दोनों बलों के बीच की दूरी जो आई है हमारी क्या आई है, BC, ये है, तो ये कितनी है हमारी, BC है। और जो हमारा बल आघूर्ण होता है तो इसे लिखा जाता है किससे, टाउ से, है ना, टाउ से, टाउ। इसे ये मत समझ लेना ताऊ ताऊ, ठीक है, टाउ है ये, ओके। तो F की जगह लिखोगे आप क्या, क्यू ई, चूंकि हमें पता है F बराबर होता है क्यू ई के, तो आ गया क्यू ई। और जबकि हमें इसमें बी सी का मान दे रखा है कितना, 2l साइन थीटा हमने इसमें निकाला है ना। अब हमें पता है कि अब इसमें क्या दिख रहा है आपको, आपको एक सूत्र पता होगा कि P बराबर होता है Q गुना 2l के, तो इसमें Q भी है 2l भी है, तो इसे ले लो एक साथ, 2QL को, 2QL को ले लिया एक साथ, और इधर क्या बचा, E साइन थीटा बचा, किसके बराबर, टाउ के बराबर। तो हम टाउ बराबर इसकी जगह क्या रख सकते हैं, P को, तो पी ई साइन थीटा। तो बच्चों इसमें फिजिक्स में आपको ये जो फॉर्मूले हैं ये बहुत अच्छे से याद रखने पड़ेंगे, जब भी आप इनकी डेरिवेशन को कर पाओगे। तो ये है हमारा क्या, तो ये है बल युग्म का आघूर्ण, क्या, हाँ, तो यह आया हमारा टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। अगर इसका आप मात्रक लिखना चाहते हो तो इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि द्रव्य तरंगे क्या हैं, समझाइए। इसमें ते ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र लिखिए और कणों की द्वैत प्रकृति को प्रदर्शित करने वाले प्रयोग का नाम लिखिए। तो ये क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा गया था। तो बच्चों आखिर द्रव्य तरंगे क्या होती हैं, तो बच्चों द्रव्य तरंगे होती हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और या फिर फोटोन ये सब गति करते हैं
तो फिर ये किसकी तरह व्यवहार करते हैं, तो फिर ये तरंगों की तरह व्यवहार करते हैं, इसीलिए इन्हें द्रव्य तरंगे कहते हैं। मतलब जब कोई द्रव्य कण होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ, फोटोन हुआ आदि, गतिमान है तो वे तरंगों की भांति व्यवहार करते हैं, जिन्हें द्रव्य तरंगे या दे ब्रोगली तरंगे कहते हैं। तो बच्चों अगर एग्जाम में आएगा तो फिर कर दोगे ना कि द्रव्य तरंगे क्या होती हैं। जब कोई द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन, फोटॉन आदि गतिमान है तो वे तरंगों की भांति व्यवहार करते हैं, जिन्हें द्रव्य तरंगे या फिर दे ब्रोगली तरंगे कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का सूत्र लिखिए, मतलब उसका इसके सूत्र का आपको क्या करना है, निगमन करना है। तो जब भी इसके सूत्र का निगमन आए तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी फोटोन की ऊर्जा होती है तो वो होती है E बराबर एच न्यू। कितनी होती है, E बराबर एच न्यू। इसे मान लेते हैं समीकरण 1। अब लिखेंगे माना कण का द्रव्यमान m है, तो यहाँ कण क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये सब है। तो उसका अगर द्रव्यमान m है तो आइंस्टीन के समीकरण से, तो आइंस्टीन की समीकरण होती है E बराबर mc स्क्वायर के। तो ये समीकरण नंबर हो गई है 2। अब आपको इनके उल्टे हाथ पर ये दोनों समान दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो अब हम इन दोनों की तुलना कर देंगे। तो हम लिखेंगे इधर समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, ठीक है। जब हम इनकी तुलना करेंगे, तुलना करने पर ई से ई तो कट गया, तो इधर उल्टे हाथ पे क्या आ जाएगा, एम सी स्क्वायर, और जो कि बराबर है किसके, एच न्यू के, ठीक है। इसमें से हम m का मान निकाल लेंगे, तो जो इसके साथ c स्क्वायर गुना में है तो वो इनके नीचे चला जाएगा, तो हो जाएगा h न्यू बटे c स्क्वायर के, हो गया m, इसमें m का मान। अब इसमें हमें पता है कि माना कण का संवेग, माना कण का संवेग क्या है, रो है। तो फिर जो ये कण का संवेग होता है, कण का संवेग बराबर किसके होता है, p का मान क्या होता है, p बराबर एम वी होता है ना, आपने पढ़ा होगा संवेग में, है ना। संवेग के सूत्र में आपने कभी पढ़ा जरूर होगा कि p बराबर m गुना v होता है। तो इधर संवेग क्या है, रो है, नहीं रो नहीं बच्चों, p है, हाँ गलती से हो गया, p है ये, ठीक है। तो कण का संवेग बराबर होगा द्रव्यमान गुना वेग के, क्या है, द्रव्यमान गुना वेग। तो p बराबर m, और यहाँ वेग कौन सा यूज होगा, ये वाला नहीं होगा, तो यहाँ होगा प्रकाश की चाल वाला है वेग, यानी प्रकाश की चाल होगी यूज, जो कि होती है c, ठीक है। तो इधर कर देंगे m गुना c। अब m का मान जो आपने निकाला है तो वो इसमें रख दो, तो हो जाएगा p बराबर m की जगह होगा h न्यू बटे c स्क्वायर गुना c, एक c से एक c कैंसिल हो गया, तो हो गया p बराबर h न्यू बटे c के, आ गया। अब चूंकि आपको पता है कि जो न्यू है तो ये बराबर होता है c बटे लैम्डा के। आपको ये सूत्र पता होंगे तभी आप इन्हें अच्छे से कर पाओगे, और ये सूत्र आपको कैसे होंगे याद, इनका जितनी बार रिवीजन करोगे तो ये सूत्र भी आपको खुद ब खुद याद होते चले जाएंगे। तो p बराबर h न्यू की जगह क्या आएगा, c बटे लैम्डा, और ये बटे में क्या है, c है, तो ये c कहाँ चला जाएगा, c ये वाला चला जाएगा अब इधर, तो क्या हो जाएगा, p बराबर h गुना c बटे लैम्डा, और ये c भी आ गया, यहाँ c से c कट गया, तो आ गया हमारा क्या, p बराबर h बटे लैम्डा के। तो हमें यहाँ किसका निकालना था, तरंग दैर्घ्य, तो फिर लैम्डा की जगह p और p की जगह लैम्डा, तो हो जाएगा लैम्डा बराबर h बटे p के। तो यही हमें इसके सूत्र का इसमें करना था निगमन। तो अगर हमें इसकी क्या निकालनी है, तरंग दैर्घ्य निकालनी है ना, हमें इसमें क्या निकालना था, इसके तरंग दैर्घ्य का सूत्र करना था, जो कि आपको पता है लैम्डा बराबर h बटे p होता है। तो इसमें आपको एक तो चाहिए किसका मान, इसका लैम्डा का मान, एक ये p का मान, तो इसमें p कहाँ से आएगा, p बराबर m c से आएगा। अब इसमें c तो हो गया कि ये प्रकाश की चाल, पर इसमें अब आपको m का मान तो चाहिए, तो m का मान कहाँ से आएगा, तो m का मान आपको इन दोनों समीकरणों से आएगा। इसमें आपको समीकरण 1 की इसमें क्या होती है, फोटोन की ऊर्जा, और फिर समीकरण 2 होगी आइंस्टीन के समीकरण से, और फिर जब इनकी तुलना कर देंगे तो हमारा m का मान आएगा जो हम इसमें रख देंगे, ठीक है। और फिर m का मान आते ही आपको ये पता है p बराबर m गुना c, और जी जब हमें यहाँ दिख रहा है कि अब ये तो आ गया है, पर हमें इसमें जो ये इसमें लैम्डा लाना है वो तो कहीं दिख ही नहीं रहा, तो उसके लिए सूत्र होता है न्यू बराबर c बटे लैम्डा, तो उसे लगा दो तो इसमें लैम्डा भी आ जाएगा। तो ये है इसकी तरंग दैर्घ्य के लिए सूत्र।
अब इसमें अगला क्वेश्चन पूछा क्या गया है, तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें कणों की द्वैत प्रकृति को प्रदर्शित करने वाले प्रयोग का नाम लिखिए। तो बच्चों इसमें कणों की द्वैत प्रकृति को कणों की द्वैत प्रकृति को कणों की द्वैत प्रकृति को प्रदर्शित करने वाला प्रयोग कौन सा है? वाला प्रयोग है किसका प्रयोग? डेविसन और साथ में कौन है? और साथ में है जर्मर। डेविसन और जर्मर का प्रयोग। किसका प्रयोग? तो ये इन दोनों का प्रयोग है। किसका? डेविसन और साथ में जर्मर का प्रयोग। ठीक है, डेविसन और जर्मर का प्रयोग। तो ये क्वेश्चन होता है आपका कंप्लीट। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नाभिक की बंधन ऊर्जा का अर्थ समझाइए और नाभिकीय अभिक्रिया 3Li6 प्लस 0N1 से 2He4 प्लस 1H3 में उत्पन्न ऊर्जा की जूल में गणना कीजिए। और यहाँ इनके चारों के क्या दे रखे हैं? तो यहाँ चारों के इसमें दे रखे हैं द्रव्यमान, और इधर बता रखा है कि 1 यूनिट बराबर होता है 931 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। और आपको समझा रखा है कि जब भी आपके सामने कौन आ जाए मिली, या फिर आपसे कौन मिलने आए मिली, तो आपको उसे हटाने के लिए 10⁶ से गुना करना पड़ेगा। और जो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अगर उसे जूल में चेंज करना है तो जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 से गुना करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है कि नाभिक की बंधन ऊर्जा का अर्थ समझाइए। तो बच्चों समझिए कि आखिर ये बंधन ऊर्जा होती क्या है। बंधन ऊर्जा जो होती है तो वो आखिर होती क्या है? तो है वो ऊर्जा जो कि बंधन से मुक्त कर दे, या फिर आज़ाद कर दे। ठीक है, तो फिर बच्चों बंधन ऊर्जा क्या होती है? कि ऐसी ऊर्जा जो कि बंधन से आज़ाद कर दे। अब इसमें ही बताते हैं कि जो नाभिक होता है उसमें आखिर बंधन क्या होता है। जैसे ये है एक हमारा परमाणु, ठीक है, और ये है इसका क्या? तो फिर ये है इसका बच्चों नाभिक। और नाभिक में क्या होते हैं? तो फिर नाभिक में होते हैं प्रोटॉन जिस पर होता है प्लस का चार्ज, और साथ में कौन सा होता है? और साथ में होता है इसमें क्या? न्यूट्रॉन जिस पर होता है 0, या फिर वो कैसा होता है? उदासीन होता है, क्योंकि उस पर एक भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो इन्हीं दोनों को आज़ाद करने वाली ऊर्जा ही क्या होती है? जो ऊर्जा इन दोनों को आज़ाद कर दे उसे ही कहते हैं क्या? तो उसे ही कहेंगे बंधन ऊर्जा। ठीक है, और ये अगर इनकी बात करें कि ये किसके अंदर होते हैं? नाभिक के अंदर, प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन। तो जब ये साथ में होते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं न्यूक्लियॉन। क्या कहेंगे? न्यूक्लियॉन। ठीक है, आइए अब हम एग्जाम में ऐसे लिख कर आएंगे। इसकी परिभाषा कैसे लिखोगे? तो इसकी परिभाषा आप एग्जाम में ऐसे लिखोगे कि परिभाषा है नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या है। तो आप लिखोगे वह है बाह्य ऊर्जा जो नाभिक के न्यूक्लियनों को अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है, उसे ही नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। और जी ये क्या होते हैं? न्यूक्लियन। अभी समझाया है न्यूक्लियन क्या होते हैं। तो जब प्रोटॉन और जी न्यूट्रॉन साथ में हो तो इन्हें ही कहते हैं क्या? तो इन्हें ही कहते हैं न्यूक्लियन। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब इसमें दूसरा क्या दे रखा है? तो अगला क्वेश्चन दे रखा है इसमें न्यूमेरिकल। तो इसमें आपको ये अभिक्रिया दे रखी है, तो आप इसमें लिखोगे कि दिया है। क्या दिया है? ये अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? तो अभिक्रिया है 3Li6 प्लस 0N1 से क्या बना? 2He4 और प्लस 1H3 हो गया। तो ये हमें अभिक्रिया इसमें दे रखी है। और अब इन चारों के क्या दे रखे हैं? द्रव्यमान। तो एक तो दे रखा है हमें 3Li6 का द्रव्यमान कितना दे रखा है? 6.0151226 यूनिट। फिर आगे इसमें 2He4 का द्रव्यमान दे रखा है कितना? 4.00260 यूनिट। और इसमें तीसरा 1H3 का द्रव्यमान दे रखा है जो कि है 3.01604 यूनिट के। और चौथा इसमें दे रखा है 0N1 का द्रव्यमान जो कि 1.008
665 यूनिट के। अब ये इनके द्रव्यमान तो हमने इस क्वेश्चन में से उतार लिए हैं कि ताकि अब ये बार बार हमें क्वेश्चन ना देखना पड़े। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो अब इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे इसकी क्या द्रव्यमान क्षति, कि जो इसका द्रव्यमान है उसमें कितनी क्षति हुई है, कितनी कमी आई है। तो सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे डेल्टा एम का मान। तो बच्चों डेल्टा एम का मान कैसे निकलेगा, तो डेल्टा एम का मान निकलेगा कि जो ये हमारे अभी कारक है, मतलब उल्टे हाथ वालों को जोड़ लो, इनका जो द्रव्यमान दे रखा है इसे जोड़ लो, और फिर आपके सीधे हाथ वालों को जोड़ लो, है ना, और फिर इसमें से इसको माइनस कर दो, तो आपकी क्या निकल जाएगी, तो आपके इसमें डेल्टा एम का मान निकल जाएगा। मतलब हमें क्या दे रखा है, द्रव्यमान किसका, लिथियम का, प्लस किसका दे रखा है द्रव्यमान, एन का, नाइट्रोजन का। अब इसमें से माइनस करना है, इन्हें दोनों को जोड़ लो, इनका जो भी द्रव्यमान दे रखा है एम एच ई का और प्लस एम एच का, तो इसका और इसका द्रव्यमान जोड़ो, सबसे पहला काम करो। ठीक है, ये हमने पहले इधर द्रव्यमान लिख लिए हैं। तो डेल्टा एम बराबर होगा एम एल आई, एल आई का कितना है, तो इसका द्रव्यमान है 6.0152126 यूनिट, प्लस एन का द्रव्यमान कितना दे रखा है, ये रहा 1.000866 यूनिट। ठीक है, माइनस एच ई का द्रव्यमान ये रहा 4.002604, और प्लस एच का द्रव्यमान तो ये रहा 3.016049। अब हम इन्हें जोड़ेंगे तो क्या क्या आएगा, चलो देखते हैं। तो इसे जोड़ने पे क्या क्या आता है, इसमें करूँ या रफ काम में, चलो रफ में करते हैं, रफ में करते हैं। पहले हमें दे रखा है ये 6.0152126, 1.008665, इन्हें जोड़ेंगे। ठीक है, जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो ये तो हो गया 7.0, 6 5 होता है 11, 6 7 8 और एक ये हो गया हमारा 9, 6 और 1 और 7 और 8 और 5 13, एक कैरी आ गया, एक और एक 2, तो इन्हें जोड़ के आ गया ये। ठीक है, तो डेल्टा एम बराबर होगा कितना, 7.02371। फिर इसमें से किसको घटाना है, पहले अब इन्हें जोड़ देते हैं, 4.0026004 और नीचे 3.0164049, तो 9 और 4 कितना होता है 13, और 4 और 1 5, 6 6 2 8 1 0 दशमलव और वो 4 3 7, तो यह आया हमारा 7.01865 अब इसमें से इसको क्या करना है, घटाना है, तो 7.02371 और यहाँ है 7.01865, इसमें से इसको घटाना है आपको। तो फिर कैसे घटाओगे, अगर 11 में से 3 जाएगा तो आ जाएगा हमारा 8, अब यहाँ बचा 8, 8 में से 5 गया तो आया 3, अब फिर यहाँ कितना आ गया, तो फिर यहाँ पर कितना आएगा बच्चों बताओ, यहाँ पे फिर से हो जाएगा कितना 17, अगर 17 में से 6 जाएगा तो आ जाएगा 11, 11 का एक कैरी आ गया इधर, है ना, तो 8, तो ये बचा इधर हमारा कितना 12, एक कैरी आ चुका है, तो इधर आ जाएगा 5, फिर एक में से एक गया तो 0.0, तो इसका आंसर आया कितना, तो इसका आंसर आया डेल्टा एम बराबर 0.00513 यूनिट, और आपको इसमें यूनिट का मान भी दे रखा है। अब आपको इसमें निकालनी है ऊर्जा, आपने इसमें सबसे पहले क्या निकाला, तो आपने इसमें निकाला है सबसे पहले इसकी द्रव्यमान क्षति की, जो इसके द्रव्यमान में कमी आई है, तो वो कर लिया। ठीक है, और फिर अब हम निकालेंगे इसकी ऊर्जा, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया कि इसके उत्पन्न ऊर्जा की गणना कीजिए, कि इस अभिक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा की जूल में गणना कीजिए। चलो, ऊर्जा का सूत्र होता है E बराबर डेल्टा एम गुना, इसमें एक यूनिट का मान कितना दे रखा है 931 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, वो भी क्या, तो ये था 931, चलो इधर लिख देते हैं, ऊर्जा बराबर दे होता है E बराबर डेल्टा एम गुना 931 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, तो E बराबर हो जाएगा डेल्टा एम है 0.00513 गुना 931। आपको बताया था, आपको जब भी आपके पास कौन आए मिली आए, आपको उसे हटाना है तो किससे गुना करोगे, 10⁻⁶ से। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना 1.6 गुना 10⁻⁻19 लिखोगे, जब भी इसे किस में चेंज करना है, जूल में। अब इनकी सबकी गुना करनी पड़ेगी आपको। ठीक है,
तो अब जब इनकी सबकी खुद गुना कर लेना तो ई बराबर आ जाएगा 4.783478 आ गया। ये तो अभी क्या है, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये तो इसकी गुना करी गई है ना, इसकी और इसकी। अभी तो ये बाकी है, अब इसे कर देना है गुना 1.6 गुना 10 की घात 9 में से 6 गया 3 1 आ गया ये। तो इसमें इस सारे की गुना करने पे क्या आंसर आता है, तो इस सारे गुना करने पर आएगा इसमें 7.653569 गुना 10 की घात -13 जूल के। तो यही इसका आंसर था। इसमें न्यूमेरिकल में कुछ नहीं है। सबसे पहले इसमें आपको निकालना है किसका मान, तो इसमें निकालना है डेल्टा एम का मान, फिर ई ऊर्जा का मान, और जो ये मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये 1 यूनिट दे रखा है आपको वैसे, तो फिर इसे जूल में चेंज कर देंगे। पर जो सारा खेल है इसका कैलकुलेशन का है। बस कैलकुलेशन पे अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो आपके 3 नंबर गए। 3 क्या 2 नंबर का है, क्योंकि एक की तो आपसे परिभाषा ही पूछी गई है। ठीक है, और अगर इसकी कैलकुलेशन अब अपने आप करके देख लेना। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी धात्विय चालक में इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग एवं गतिशीलता को परिभाषित कीजिए। एक चालक छड़ की लंबाई 1 मीटर है और इसके सिरों के बीच विभवांतर 4 वोल्ट है। तो चालक में इलेक्ट्रॉन घनत्व 5 गुना 10 की घात 24 प्रति मीटर की क्यूब तथा इसकी प्रतिरोधकता 50 गुना 10 की घात -8 ओम मीटर है। इसके धातु में इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग की गणना कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी 3 नंबर का पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले पूछा गया कि अनुगमन वेग क्या है। तो आइए अब इसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर अनुगमन वेग क्या है बच्चों। तो अब इसका एग्जाम्पल ये है कि जैसे आपने एक चालक लिया, आपने क्या लिया, एक चालक लिया। जैसे आपने एक चालक लिया या फिर कोई क्या ले लोगे, तार ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लो। तो आपको पता है कि किसी भी चालक में होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, किसी भी चालक में होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन जो कि आयनों या परमाणुओं से टकराते हुए इधर उधर भागते रहते हैं। जैसे ये जा रहा है यहाँ, ये जा रहा है यहाँ, और ये इधर। तो ये आयनों से ना टक्कर, ये मारते रहेंगे और फिर आयनों या फिर परमाणुओं से टक्कर मारकर ये इधर उधर भागते रहेंगे। ठीक है, तो ये ऐसा हो रहे हैं, कर रहे हैं मतलब। तो जैसे ही आपने इन्हें देखा कि ये इलेक्ट्रॉन तो इधर उधर भाग रहे हैं, तो फिर आपने सोचा इन्हें तो मैं बताता हूं अभी। तो आपने इन्हें करंट देने के लिए एक बाहरी विद्युत क्षेत्र, मतलब इसमें बैटरी को जोड़ दिया। आपने इसमें एक बाहरी विद्युत क्षेत्र यानी बैटरी को इससे जोड़ दिया इन्हें सुधारने के लिए। ठीक है, तो आपने फिर देखा जोड़ने के बाद कि इसी विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन तो सुधर गए। अच्छा जी, तो आपने इन्हें सुधारने के लिए ही इसमें क्या लगाई, बैटरी लगाई, या फिर इसमें आपने क्या दिया, विद्युत क्षेत्र दिया। ठीक है, जिसके कारण ये जो आयनों या फिर परमाणुओं से टक्कर मार मार के भाग रहे थे, तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, तो अब ये सारे इलेक्ट्रॉन धीरे 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 कैसे चलेंगे, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे धन सिरे की ओर जाएंगे। सारे के सारे कहाँ जाएंगे, धन सिरे की ओर। और वो भी कैसे जाएंगे, आराम आराम से खिसकते हुए। ठीक है, तो आपने ये देखा तो सारे इलेक्ट्रॉन बहुत धीरे धीरे धन सिरे की ओर खिसकने लगे। इनके इस धीरे धीरे खिसकने वाले औसत वेग को ही अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। ठीक है, बस ये हमारा अनुगमन वेग। तो बच्चों, अनुगमन वेग की परिभाषा है कि वह है औसत वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं। उस वेग को अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं और इसे Vd से दर्शाते हैं। ठीक है, ये है इसका चित्र। तो फिर एग्जाम में अनुगमन वेग आए या फिर अपवाह वेग आए, एक ही बात है। ठीक है, अब अगला क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में, तो अब समझेंगे हम इसमें गतिशीलता को। तो बच्चों, गतिशीलता क्या है, तो गतिशीलता यह मापता है कि इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के कारण कितने धीरे धीरे या फिर तेजी से चल सकते हैं। मतलब इस गतिशीलता का काम होता है कि जो ये अनुगमन वेग हो रहा है, एक तो इसको देखना, दूसरा ये देखना कि ये जो विद्युत क्षेत्र लगाया है इसकी कितनी तीव्रता है। ठीक है, कि ये मतलब इसे करने से कि इलेक्ट्रॉन कैसे चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं या फिर तेजी से चल रहे हैं। तो इसकी परिभाषा
आसान है बहुत कि अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात गतिशीलता कहलाता है। इसे म्यू से दर्शाते हैं और इसका सूत्र होता है म्यू बराबर वी डी बटे ई के। ठीक है, आ गया समझ में। अब इसमें ऐसा तो कुछ है नहीं और कुछ समझाने के लिए। अब आगे इसके न्यूमेरिकल को देख लेते हैं कि इसमें हमसे क्या क्या पूछा गया है। तो इसमें न्यूमेरिकल दिया गया था कि एक चालक छड़ की लंबाई 1 मीटर है, तो इसमें एल दे रखा है 1 मीटर और इसके सिरों के बीच विभवांतर 4 वोल्ट है। तो इस चालक में इलेक्ट्रॉन घनत्व दे रखा है 5 गुना 10 की घात 24 प्रति मीटर की क्यूब और इसकी प्रतिरोधकता दे रखी है ये। तो आपसे पूछा है इसमें इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग। इस बार देखो अनुगमन वेग नहीं पूछा गया, जबकि इसकी परिभाषा में ये पूछ लिया गया, पर जो इसका न्यूमेरिकल दिया उसमें अपवाह वेग पूछ लिया गया। और जिन्हें भी ये पता ना हो कि ये दोनों एक ही होते हैं तो वो इसमें कंफ्यूज होंगे कि इसमें आखिर पूछा क्या गया है। ठीक है, तो आइए अब हम इसके न्यूमेरिकल को कर लेते हैं। तो इसमें हमें क्या क्या दिया गया है, तो हम लिखेंगे यहाँ दिया है कि इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें दे रखा है एल, कितना दिया था 1 मीटर। ठीक है, आगे इसमें हमें दिया था क्या विभवांतर, वी का मान दे रखा है कितना 4 वोल्ट। वी का मान कितना है बच्चों 4 वोल्ट है। आगे इसमें हमें दे रखा था एन का मान, एन क्या है तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन का घनत्व, एन दे रखा था 5 गुना 10 की घात 24 प्रति मीटर की क्यूब। आगे दे रखा था इसमें हमें क्या प्रतिरोधकता यानी रो का मान कितना 50 गुना 10 की घात -8 ओम मीटर, ऐसे लिख दो ओम मीटर। और इसमें पूछा क्या था, इसमें हमसे अपवाह वेग पूछा गया था। ठीक है, वीडी का मान। तो आपको सबसे पहले पता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का सूत्र होता है ई बराबर होता है वी बटे एल। सबसे पहले हम इसमें ई का मान निकालेंगे। ठीक है, तो ई बराबर होता है वी बटे एल। तो इसमें वी दे रखा है 4 और एल दे रखा है 1, तो ई का मान कितना आया, तो ई आया हमारा 4 वोल्ट प्रति मीटर, 4 वोल्ट प्रति मीटर। तो ये तो आ गया 1 ई का मान। अब आगे और किसका निकालना है, अब हम निकालेंगे। अब हमें एक सूत्र पता है कि प्रतिरोधकता का सूत्र होता है क्या, तो प्रतिरोधकता का सूत्र होता है रो बराबर ई बटे जे के। तो इसमें प्रतिरोधकता का सूत्र होता है रो बराबर ई बटे जे के। ठीक है, तो हमें यहाँ इसका मान भी पता है, इसका भी, तो इसमें हम इसका निकाल लेंगे जे का मान। तो इसकी जगह ये, इसकी जगह ये, तो हो जाएगा जे बराबर ई बटे रो के। हो गया, ई का मान क्या है, तो ई का है 4 और जबकि इसमें हमारा रो का मान दे रखा है 50 गुना 10 की घात -8। तो एक काम करेंगे, ये जो 10 की घात -8 है ये ऊपर चला जाएगा, तो आ जाएगा 4 बटे 50 गुना 10 की घात प्लस के 8 हो जाएगा। अब इसे आसान बनाना है, तो इधर अगर हम 2 जीरो कर दें, मतलब 10 की घात 8 में से 10 की घात 2 इधर ले आए 100, तो इसे करना आसान हो जाएगा। तो ये हो गया 400 और जब 10 की घात 8 में से 2 घात इधर आ गई तो इधर कितनी बची 6 घात और बटे है 50। तो इस जीरो से ये जीरो कट गया, 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40। तो इधर रो का मान हुआ 8 गुना 10 की घात 6। ठीक है, और रो क्या है यहाँ, रो बराबर नहीं, रो का क्यों होता है, ये तो फिर जे का मान है बच्चों, क्योंकि रो का मान तो हमें पता था तो वो तो हमने फिर इधर रखा है नीचे। सॉरी बच्चों, गलतियाँ हो जाती हैं, तुमसे भी होती होंगी। जे बराबर 8 गुना 10 की घात 6 एम्पियर प्रति मीटर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। अब आएगा हमारा वी डी का सूत्र। पहले हमें ये दो निकालने पड़ेंगे। पहले हमें चाहिए था इसमें किसका मान, जे का मान, क्योंकि हमारा सूत्र क्या होता है, जिसमें वी डी भी आता है तो हमारा सूत्र होता है जे बराबर एन ई ए वी डी। अब देखो हमें इसका तो मान निकालना है, हमें इसमें एन ई ए नहीं करके एन ई वी डी। तो जे बराबर क्या सूत्र होता है, एन ई ए तो इसमें है ही नहीं क्षेत्रफल, तो उसे नहीं करेंगे, एन ई वी डी को करेंगे। तो इसमें हमें इसका तो मान निकालना था, ई का मान हमें पता ही है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, एन का इसमें दे रखा था। तो इसमें हमें किसका मान निकालना है, पहले जे का मान। तो इस जे का मान निकालने के लिए, और जे क्या होता है, जे होता है धारा घनत्व। जे क्या होता है, जे होता है बच्चों धारा घनत्व। तो इस जे का मान निकालने के लिए पहले हमने इसमें निकाला ई का मान। क्यों निकाला, क्योंकि जो सूत्र होता है तो वो होता है रो बराबर ई बटे जे, इसमें आ रहा है जे,
तो हमें पहले ई का मान पता होना चाहिए और फिर रो का मान तो इसमें दे ही रखा है। ठीक है, बात समझ में आई? तो इसीलिए इससे इसे निकालने के लिए सबसे पहले हमने इसमें ई का मान निकाला है। ई बराबर होता है वी बटे एल के, और फिर निकाला इसमें हमने प्रतिरोधकता का सूत्र करके जे का मान निकाल दिया। अब हमारे पास जे का मान भी है, वी डी का भी है, और ई का तो हमारे पास है ही, और इसका निकालना है हाँ वी डी का तो मान हमें। तो बच्चों सूत्र क्या था? जे बराबर एन ई वी डी। ठीक है, तो इसमें से किसका मान निकालना है? वी डी का। तो ये वी डी तो अपनी जगह ऐसे ही होगा, और ये जो इसके साथ गुना में है एन ई, तो ये इसके नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा जे बटे एन ई के। ठीक है, तो इसमें वी डी बराबर हमने इसमें जे का मान कितना निकाला है? तो इसमें जे का मान था 8 गुना 10 की घात 6। एन का मान कितना दे रखा था? तो एन का मान दे रखा था 5 गुना 10 की घात 24 प्रति मीटर की क्यूब। और ई है इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुना 10 की घात -19। तो हो जाएगा 1.6 गुना 10 की घात -19 हो गया। हो गया। अब क्या काम करेंगे कि ये दशमलव हटाएंगे तो इधर हम कर देंगे 0, तो ये हो जाएगा 8 एकम 8, और इसकी ये 0, ये हो जाएगी 8 दूनी 16। ठीक है, और यहाँ कितना? 5 दूनी 10, और ये रहा 10। तो सब कुछ कट गया, बस यहाँ क्या बची हैं? 10 की घातें बची हैं। तो ऊपर तो है 10 की घात 6, नीचे है 10 की घात 24 गुना 10 की घात -19 है। ठीक है, अब जब ये ऊपर चली जाएंगी तो क्या हो जाएगा? वी डी बराबर होगा 10 की घात 6 गुना 10 की घात 19, ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी? प्लस की, और ये हो जाएगी माइनस की, 10 की घात -24। और जब हम 19 और 6 को जोड़ेंगे तो कितनी होगी? 25, और ये कितनी है? 10 की घात -24। तो अगर 25 में से 24 जाएगी तो कितनी बचेगी? 10 की घात 1 बचेगी, और आपको पता है 10 की घात 1 का मतलब 10 ही होता है। तो इसका आंसर है 10 मीटर प्रति सेकंड। तो जो अपवाह वेग पूछा गया था उसका आंसर है 10 मीटर प्रति सेकंड। तो इस न्यूमेरिकल में हमें कुछ नहीं करना था, हमें इस वाले सूत्र का पता होना चाहिए। अब इसमें आपको जे नहीं दे रखा था धारा घनत्व, तो आपका इस हाँ, तो आपको ये पता है कि ये जे किसके सूत्र में आता है। तो हमें दे रखा है इसमें रो बराबर ई बटे जे के सूत्र में आता है। ठीक है, तो इसमें हमें इसका तो मान पता था, पर हमें ई का मान निकालना था। तो इसके लिए हमने कौन सा सूत्र करा? ई बराबर वी बटे एल। तो इन 3 सूत्र से ये जो न्यूमेरिकल है ये सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इसमें अगला क्वेश्चन अथवा करके पूछा गया था कि अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय तथा लोह चुंबकीय पदार्थों को परिभाषित कीजिए तथा प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। और ये क्वेश्चन भी 3 नंबर का पूछा गया था, और ये क्वेश्चन मैंने आपको सबसे पहले कराया था सेट नंबर 1 में। ठीक है, जिसका कोड नंबर है JS। ठीक है, और ये था क्वेश्चन नंबर 4 का 11। तो उसमें जाकर देख लेना, या फिर जिसने भी मेरे इनके नोट्स बना रखे हैं तो वो तो अपनी कॉपी में सीधा जाकर देख लेना, आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करता हुआ मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि उपयुक्त किरण आरेख की सहायता से अवतल दर्पण के सूत्र 1/v + 1/u = 1/f को व्युत्पन्न कीजिए। और ये क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा गया था। तो आइए अब हम अवतल दर्पण से इस सूत्र को उत्पन्न करेंगे। तो वो कैसे होगा? तो अब हम सबसे पहले इसके चित्र को देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें एक अवतल दर्पण को ऐसे करके बना देंगे। ठीक है, तो ये है हमारा एक अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? तो बच्चों ये है हमारा अवतल दर्पण। अब दूसरा काम करेंगे क्या कि इसकी मुख्य अक्ष को खींच देंगे। सबसे पहले एक अवतल दर्पण, उसके बाद उसकी मुख्य अक्ष। तीसरा काम करेंगे, इस पर एक वस्तु को रख देंगे। इस पर एक AB वस्तु को रख दिया। अब हम ये देखेंगे कि इस AB वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इससे एक किरण तो जाएगी इधर अवतल दर्पण के ऊपर, ठीक है, चली गई। और जो इससे दूसरी किरण जाएगी तो वो इस मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, इस पर अवतल दर्पण के ऊपर, और इससे टकरा के फिर ये क्रॉस करके इधर आ जाएगी। आ गया समझ में? मतलब कि ये AB जो वस्तु है इससे एक किरण तो गई इस अवतल दर्पण पर और इससे इधर आ गई वापस, है ना, टकरा कर। और जो दूसरी किरण थी तो वो इधर अवतल दर्पण पर चली गई थी नीचे। तो अब जो ये क्रॉस करके बना है तो ये इसका प्रतिबिंब है। क्या है? प्रतिबिंब है। इसका नाम है I ठीक है, I प्रतिबिंब है। अब इसका जो ये इसके मुख्य अक्ष के समांतर गई थी, इसका हम नाम रख देंगे M। और जो ये हमारा अवतल दर्पण का द्वारक होता है इसका ध्रुव होता है P।
इसका जो ध्रुव होता है तो वो क्या होता है बच्चों, पी होता है। ठीक है, और ये हो गया इसका वक्ता केंद्र सी, और ये हो गई इसकी फोकस एफ। इसके चित्र में कुछ भी नहीं है, तो इसका चित्र ऐसे है कि आपको सबसे पहले एक अवतल दर्पण बनाना है, फिर उसकी आपको एक मुख्य अक्ष खींचनी है, और फिर उस पर आपको एक ए बी वस्तु को रखना है, जिससे बिल्कुल समांतर मुख्य अक्ष के एक जी किरण जाएगी जो कि एम पर आएगी, और एम से टकराकर ऐसे आएगी, और ऐसे ही हमारा दूसरा काम है कि ये बिंदु बी से दूसरी किरण अवतल दर्पण के इस सिरे पर जाएगी। ठीक है, और फिर ये जो दोनों आपस में जिस पर काटेंगे तो वो हो जाएगा इसका प्रतिबिंब आई आई डैश। ठीक है, और ये होती है इसकी क्या, तो ये होता है इसका वक्ता केंद्र सी, और ये हुई इसकी फोकस एफ। ठीक है, इतना सा इसका चित्र है। अब आप इस चित्र के बारे में एग्जाम में एक दो लाइन को लिख दोगे। आप लिखोगे कि माना एक वस्तु ए बी, इसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा वक्ता केंद्र सी तथा इसके फोकस एफ के बीच में आई आई डैश पर बनता है। बस इतना लिखना है आपको। इसमें एक बात और ये बता दूं कि अवतल दर्पण में जितनी भी दूरियां नापी जाती हैं तो वो इस ध्रुव P से नापी जाती हैं, और अवतल दर्पण की जितनी भी दूरियां होती हैं उनको किस में लिया जाता है, उनको माइनस में लिया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है कि अवतल दर्पण में जितनी भी दूरियों को नापोगे किस में नापोगे, माइनस में। ठीक है, अब जैसे इसमें सबसे पहली दूरी ले रहे हैं कि ये जो ध्रुव है इससे जो इसके फोकस की दूरी है तो वो कितनी है, पी एफ। क्या है, पी एफ। तो इसके फोकस की दूरी कितनी हुई, माइनस के एफ। तो इसमें क्यों आया है माइनस, क्योंकि इधर अवतल दर्पण है। ठीक है, अब हमें देखनी है दूसरी की इसके ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव ये रहा, प्रतिबिंब ये रहा, तो इतनी दूरी यानी इसका पी आई। तो पी आई कितना है, तो इसके ये दूरी होती है माइनस का वी। अब देखनी है तीसरी दूरी, ध्रुव से वक्ता केंद्र की दूरी यानी सी तक की दूरी, तो पी सी कितना होगा, पी सी होगा इसमें माइनस का आर। अब इसमें चौथी है ध्रुव से वस्तु की दूरी, ध्रुव ये रहा, वस्तु ये रही, तो इसमें पी ए की दूरी कितनी होगी, तो ये होगी हमारी माइनस का यू। ठीक है, अब जो आपको इसका सॉल्यूशन करना है तो इसका सॉल्यूशन होगा ऐसे कि आपको इसमें चमकेंगे क्या, समरूप त्रिभुज। तो आपको इसमें दो समरूप त्रिभुज चमक रहे होंगे, एक तो ये वाला समरूप त्रिभुज, ठीक है, दूसरा ये वाला समरूप त्रिभुज, तीसरा ये वाला समरूप त्रिभुज। ठीक है, अभी ये देखना इसमें क्या क्या होगा। तो और ये क्या होता है समरूप त्रिभुज, आखिर होते क्या हैं, तो बच्चों हमारे जो समरूप त्रिभुज हैं तो उसका मतलब होता है कि उनकी आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, इसमें क्योंकि इसके नाम से ही पता चल रहा है समरूप त्रिभुज की, जिनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। तो अब इसमें एक तो आपको ये दिख रहा है ए बी सी समरूप त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज है सी आई आई डैश। देखो एक तो हमें दिख रहा है ए बी सी, ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज दिख रहा है सी आई आई डैश। ये ऊपर आई, ये इधर आई है डैश, और ये हो गया सी। ठीक है, दिख रहा है। तो आप अब इसके बारे में लिखोगे कि समरूप त्रिभुज ए बी सी तथा सी आई आई डैश में तो जो भी भुजाएं बराबर होती हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखी जाती हैं। मतलब अब जैसे इसकी जो भुजा ए बी सीधी है वो ये है, इसकी ये वाली है सीधी, तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी। तो ए बी के नीचे क्या आएगा, आई आई डैश, क्योंकि ये जो भुजाएं हैं इनकी कैसी हैं, बराबर हैं, बराबर। अब हम लेंगे इसकी दूसरी भुजा ए सी, तो ए सी और ए सी किसके समान है, सी आई के समान है। तो ये समीकरण आ गई एक, मतलब ए बी बटे आई आई डैश बराबर ए सी बटे सी आई। तो ये हुई है इसकी समीकरण एक। तो ये तो था इसका एक ये त्रिभुज के बारे में, ये जो इसके दो त्रिभुज हैं। अब और दो त्रिभुज की इसमें देखेंगे हम, तो चलिए देखते हैं इसके दो और त्रिभुज के बारे में। और कौन कौन से त्रिभुज आपको इसमें दिख रहे हैं समरूप त्रिभुज, तो एक तो है हमारा एम एन एफ, एम एन, अरे हाँ एक और चीज़ इसमें छूट गई, सॉरी बच्चों, इसमें ना एम से एन पर एक अभिलंब भी खींचा जाता है, एम से एन पर एक अभिलंब भी खींचा जाता है। जब भी इसमें कितने समरूप त्रिभुज होते हैं, 4 समरूप त्रिभुज होते हैं, क्योंकि एक तो हमने ये ले लिया, दूसरा ये ले लिया। ठीक है,
अब तीसरा और चौथा कौन सा लेंगे जिसे हम क्या करेंगे, इनकी तुलना करेंगे। तो तीसरा ये होगा, चौथा ये होगा, इसीलिए इसमें अभिलंब डाला जाता है। ठीक है, इसमें अभिलंब इसीलिए डाला जाता है कि इस वाले त्रिभुज के साथ कोई और हमारा त्रिभुज हो। ठीक है, तो अब हम कौन से त्रिभुज को लेंगे, पहले एम एन एफ त्रिभुज को। चलो देखते हैं एम एन एफ त्रिभुज को। ये क्या है, तो ये इस पर अभिलंब डाला गया है। ये तो है एम और ये है एन और ये है हमारा एफ। आ गया इतना। और दूसरा त्रिभुज कौन सा, ये दिख रहा है आपको, ये वाला। तो ये आई एफ आई डैश त्रिभुज, ये ऐसे सीधा है और ये ऐसे है और ये ऐसे है। और आपको ये वाले चित्र एग्जाम में ऐसे दिखानी नहीं है, अगर दिखाना चाहते हो तो फिर साइड में ऐसे वो कर लेना लाइन करके। ठीक है, ये सिर्फ आपकी हेल्प के लिए बताई जा रहे हैं कि ये ऐसे हैं बराबर। तो अब इसमें हम क्या लिखेंगे, अब दूसरी लाइन में हम लिखेंगे इसमें समरूप त्रिभुज एम एन एफ तथा त्रिभुज आई आई डैश एफ में। ठीक है, तो इसमें कौन सी भुजा किसके बराबर है, तो हम लेंगे एम एन। जो एम एन भुजा है तो वो किसके नीचे आएगी, इसके नीचे आएगी ये वाली भुजा, मतलब कि ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो हो जाएगा एम एन बटे आई आई डैश के। और बराबर में अब हम कौन सी लेंगे, अब लेंगे हम इसमें एन एफ भुजा। हम इसे एफ एन भी कर सकते हैं, एन एफ भी कर सकते हैं, पर हम इसमें एन एफ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं एन एफ। आप इसे एफ एन भी लिख सकते हो, एफ एन भी लिख सकते हो, एन एफ भी लिख सकते हो। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो ये वाली जो भुजा है वो इसके बराबर है, तो आ जाएगा यहाँ क्या, आई एफ। आ जाएगा क्या यहाँ, आई एफ। पर बच्चों ये वाली अभी हमारी समीकरण नंबर 2 नहीं होगी जब तक आप इसे और इसे बराबर नहीं कर लेते। आप इधर समीकरण नंबर 2 नहीं डालोगे, इसका मतलब ये तो है यहाँ लेकिन ए बी यहाँ नहीं है। तो अब आपको सिर्फ इस एम एन की जगह ए बी को लेकर आना है। तो अब कैसे लेकर आओगे, चूंकि आपको पता है कि जो एम एन है, देखो एम एन है सीधी रेखा बिल्कुल, और जो ए बी है ये भी बिल्कुल सीधी रेखा है और उतनी ही है, ना तो ये इससे छोटी है ना ये बड़ी है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो ये एम एन है तो ये ए बी के बराबर है ना। तो आप इसमें लिखोगे चूंकि एम एन बराबर ए बी के। ठीक है, तो अब इस एम एन की जगह आप यहाँ रखोगे ए बी को, तो हो जाएगा ए बी बटे आई आई डैश बराबर एन एफ बटे आई एफ के। ठीक है, इतना हो चुका है। पर अभी भी आप इसका नाम समीकरण 2 नहीं रखोगे क्योंकि इधर आपको क्या दिख रहा है, एन एफ दिख रहा है। और आपको समझा रखा है कि जो भी इसमें दूरी नापी जाती है तो वो इस ध्रुव P से नापी जाती है। तो यहाँ एन एफ की जगह पी एफ होना चाहिए। तो वो कैसे होगा, तो वो ऐसे होगा कि जो ये हमारा दर्पण है, अगर इसका जो द्वारक है वो छोटा हो तो जो ये पी एन है वो एक ही हो जाते हैं। मतलब जो ये हमारा दर्पण है, अगर इसका जो ये द्वारक का मध्य बिंदु है वो छोटा हो तो जो ये हमारा एन पी है वो एक ही हो जाते हैं, मतलब एन बराबर पी के हो जाएगा। समझ में आ गई बात कि अब हम यहाँ पी भी रख सकते हैं एन भी रख सकते हैं, एक ही बात है। तो इसमें आप इधर लिखोगे कि यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो इस एन एफ की जगह हम रखेंगे यहाँ पी एफ को, एन एफ की जगह हम रखेंगे यहाँ किसे, पी एफ को। और अगर आपको ऐसे भी समझना आ रहा हो कि एन एफ की जगह हमने पी एफ को क्यों लिया है, तो आप ये देखो एन और पी के बीच की दूरी कितनी छोटी है, मतलब ये समझो कि इसकी दूरी है ही नहीं, इनके है बीच में जो है, तो इसीलिए हमने पी को लिया है। और या दूसरी चीज़ ऐसे भी समझ सकते हो कि जब हम सारी दूरी इस पी से ही नापते हैं तो हम इधर एन एफ कैसे कर सकते हैं, तो इसीलिए हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, पी एफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप इस एन एफ की जगह रखोगे पी एफ को, तो हो जाएगा ए बी बटे आई आई डैश बराबर क्या होगा, पी एफ बटे आई एफ के। तो अब ये हुई हमारी समीकरण 2। तो इसमें ये देखो आपको इसको समीकरण 2 करने में कितना टाइम लगा, मतलब आपको इसमें क्या क्या चेंज करना पड़ा। जैसे ये आई हमारी समीकरण आ गई, तो आपने सोचा कि इधर क्या है, ए बी है, तो इधर भी ए बी आना चाहिए। तो सबसे पहले आपने ये बताया कि जो ये हमारा एम एन है
तो ये इस ए बी की बराबर है। और इसमें फिर इसमें और दूसरा चेंज क्या किया, दूसरा चेंज ये किया कि इस एन पी की जगह आपने किसे रख दिया, पी एफ को, मतलब एन एफ की जगह पी एफ को रख दिया। तो इसमें आपने ये दो चीजें चेंज की हैं जब जाके आपकी इसमें समीकरण 2 आई है। अब आपको ये दिख रहा है कि इसके और इसके उल्टे हाथ पे दोनों क्या हैं, समान है। तो अब हम इन दोनों समीकरणों की तुलना कर देंगे। तो जब इनकी तुलना करेंगे तो ये वाला इससे कट जाएगा, तो इसमें ये वाला इसके आ जाएगा क्या, तो ये आ जाएगा इसके बराबर। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर करेंगे तो ऊपर क्या था वो हमारा, तो वो था हमारा ए सी बटे सी आई। तो ये किसके बराबर होगा, तो ये होगा हमारा पी एफ बटे आई एफ के बराबर। आ गया ना। अब आपको इसमें ये क्या काम करना है, अब आपको इसमें ये भी तो रखने हैं ये मान। तो ये मान आएंगे कहाँ से, तो फिर ये मान जब भी तो आएंगे जब हमारे पास ये पी एफ होगा, पी आई होगा, पी सी होगा, पी ए होगा। पर इसमें कहीं दिख रहे हैं, एक तो दिख रहा है पी एफ, पर ना यहाँ पी सी है, पी आई है, कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब अब हमें इसमें इसे 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 इन्हें तीनों को चेंज करना पड़ेगा, इनकी जगह कुछ ऐसा रखना पड़ेगा कि इसमें जैसे ये पी एफ है ऐसे कुछ ना कुछ आए। तो ए सी, सी आई और आई एफ, इन तीनों को आपको चेंज करना पड़ेगा। अब ए सी की दूरी क्या है, अब आपको इसमें ए सी की दूरी निकालनी है। ए से सी तक की दूरी कैसे निकालोगे, तो अगर आप इस पूरे पी ए में से इस पी सी को हटा दोगे तो आपके पास ए सी की दूरी आ जाएगी। कैसे, चलो अच्छे से समझाते हैं। जैसे यहाँ कहीं P है और यहाँ C है, यहाँ A है, तो आप समझिए ये पूरी है 5, है ना। P से A तक की दूरी कितनी है, 5, और P से C तक की दूरी कितनी है, 3। तो क्या आप A C की दूरी नहीं निकाल सकते, अगर आप इस पूरे में से इसको हटा दोगे तो कितनी आएगी इसकी दूरी, 2। तो ऐसे ही हम यहाँ करेंगे कि कैसे करेंगे, तो हम यहाँ करेंगे पी ए में से पी सी को हटा देंगे, पी ए माइनस पी सी। आ गया समझ में कि अब हम इस ए सी की जगह इसको रख देंगे। अब ऐसे ही हमें इसमें सी आई का मान निकालना है। तो बच्चों सी आई की दूरी है ये, इसका मतलब पी से सी हुई पी आई सी है। चलो इसे भी समझाते हैं। अब है सी पी और आई बीच में, ठीक है। हमें इसका मान निकालना है, तो हम इसमें से पी सी में से किसे घटाएंगे, पी सी में से हम पी आई को घटा देंगे। आ गया इतना। अब तीसरा है हमारा आई एफ। तो अब आई एफ कैसे करोगे, आई एफ है ये, तो इसका मतलब आई एफ, आई यहाँ है, एफ यहाँ है, पी उधर है। तो इस पूरे में से हमें आई एफ का मान निकालना है। तो इसका मतलब पी आई में से किसको करेंगे, माइनस पी एफ को। तो अब इनकी जगह से रख दो। तो ए सी की जगह है क्या आएगा, पी ए माइनस पी सी बटे, और इस सी आई की जगह आएगा यहाँ हमारा पी सी माइनस पी आई और बराबर पी एफ बटे, आई एफ की जगह आएगा हमारा पी आई माइनस पी एफ। अब हम इनके मान कर लेंगे कि हमारा पी एफ का मान था माइनस का एफ, और पी आई था हमारा क्या, माइनस का वी, और पी सी था हमारा यहाँ माइनस के आर, और पी ए था यहाँ हमारा माइनस के यू। अगर नहीं हो रहा है विश्वास तो एक बार और चेक कर लेते हैं। देखो ये रहा, पी एफ बराबर है इसमें माइनस के एफ के, पी आई बराबर माइनस के वी के, है ना, है ये रहा। तो अब इस पी ए ढूंढो, ये रहा माइनस के यू, फिर आ जाएगा माइनस पी सी कितना है, तो ये हमारा माइनस के आर, और है बटे में पी सी कितना है, माइनस के आर, फिर आएगा क्या इसमें है माइनस पी आई कितना है, तो ये हमारा माइनस के वी बराबर पी एफ कितना है, तो ये होता है माइनस के एफ, और नीचे क्या आएगा पी आई है यहाँ माइनस के वी है माइनस पी एफ कितना है, माइनस के एफ। अब हम अगला स्टेप क्या करेंगे इसमें, तो अगला स्टेप होगा माइनस के यू, और ये क्या है माइनस माइनस हो जाएगा प्लस आर, नीचे क्या आएगा, ये है यहाँ माइनस के आर, और ये क्या होगा माइनस माइनस है प्लस के वी, और यहाँ हो जाएगा क्या है बराबर, ऊपर है माइनस के एफ और नीचे है माइनस के वी, और ये माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ क्या है प्लस, हो गया।
अब ये आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे भी कर सकते हो, पर ऐसे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी। तो आपको एक बात इसमें समझा दूँ कि अगर आप इसमें से सब में से माइनस का चिन्ह कॉमन कर लेते हो तो आपके लिए आसानी होगी। अगर हमने इसमें से माइनस का चिन्ह कॉमन किया तो इस पर आ गया क्या है प्लस, और जिस पर प्लस था उस पर क्या आ गया, तो उस पर आ गया इसमें माइनस। ठीक है, ऐसे ही हमने इसमें से कर लिया इसमें माइनस का चिन्ह कॉमन, तो आर पर क्या था माइनस, प्लस हो गया, और इस वी के आगे क्या था, तो इसके आगे था प्लस, तो हो जाएगा क्या माइनस हो गया, बराबर इधर माइनस का एफ है ही बटे में। अब हमने इसमें से भी माइनस का चिन्ह कॉमन कर लिया तो ये हो जाएगा हमारा वी माइनस एफ। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गए ना, हो गए। तो अब हमारे पास क्या बचा है, अब हमारे पास बचा है यू माइनस आर बटे में आर माइनस वी बराबर एफ और बटे में वी माइनस एफ। तो अब इसमें आया है हमारा u माइनस आर बटे में आर माइनस वी बराबर एफ बटे वी माइनस एफ के। ठीक है, अब आपको एक बात और समझा दूं कि इसमें f है ना, तो f हमारा बराबर होता है r बटे 2 के। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो हमारी फोकस दूरी होती है तो वो इस वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। मतलब कि अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि जो हमारी फोकस दूरी होती है तो वो इस वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि r बराबर 2f के, मतलब इसके साथ गुना हो जाएगी। तो अब आपका जिधर भी r है उसकी जगह क्या आएगा, 2f आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा u माइनस आर की जगह 2f, और नीचे क्या आएगा 2f माइनस वी बराबर एफ, तो एफ ही होगा रहेगा, और ये हो जाएगा इसमें वी माइनस एफ। अब हम इसमें अगला काम करेंगे कि हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हम इसकी करते हैं किसके साथ, यू के साथ। तो ये हो जाएगा हमारा यू वी, ठीक है, और फिर इसी v की इसके साथ करेंगे 2f के साथ, तो हो जाएगा इसमें माइनस 2f v। ठीक है, ये हो गया। अब लेंगे हम f को, अब इस f की गुना करेंगे हमें इस u के साथ, तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आ जाएगा यहाँ हमारा एफ यू। ठीक है, अब ये चौथा है कि इसके साथ, तो ये क्या है, तो ये हमारा माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 2f स्क्वायर बराबर। अब इस f की गुना हम इस 2f के साथ करेंगे तो फिर ये भी आ जाएगा हमारा 2f स्क्वायर, फिर यहाँ f की v के साथ करेंगे तो आ जाएगा हमारा माइनस एफ वी। आ गया इतना। अब आप देखिए 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इधर क्या बचा हमारा यू वी। ठीक है, तो ये हो गया यू वी हमारा, और इधर क्या है माइनस एफ यू बराबर, इधर क्या है हमारा माइनस एफ वी है, और ये माइनस 2f v आ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा प्लस 2f v। इसका मतलब दो में से अगर एक जाएगा तो एक आ जाएगा, तो इधर यह हमारा प्लस के एफ वी आ जाएगा और यू वी माइनस एफ यू हो जाएगा। आ गया इतना। अब क्या काम करेंगे, जो ये एफ यू है ये इसके पास चला जाएगा वी के पास, क्योंकि ये अकेला है तो ये सोच रहा है कि ये भी एफ है मैं भी एफ हूँ, तो हम दोनों क्या हैं दोस्त है, तो ये इसके पास चला जाएगा। तो फिर हो जाएगा हमारा एफ यू प्लस एफ वी बराबर, अब अकेला कौन रह गया, यू वी रह गया। अब इसमें हम क्या काम करेंगे, अब इसमें आखिरी पॉइंट है कि दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग करने पर, दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग करने पर, तो यहाँ है एफ यू, नीचे आया यू वी एफ, प्लस यहाँ है हमारा एफ वी, नीचे आया यू वी एफ बराबर यू वी बटे क्या आ जाएगा, तो इसमें आएगा यू वी एफ। इससे ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा, 1 बटे एफ आ गया यहाँ, वी से वी कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, तो यहाँ आया 1 बटे यू, प्लस एफ से एफ कैंसिल, यू से यू कैंसिल, तो यह आया 1 बटे वी। तो यही तो हमें प्रूफ करना था, मतलब इतना सा प्रूफ करने के लिए हमें इतना सारा कुछ करना पड़ा, पर ये इतना हार्ड नहीं है। अगर आप इसको अच्छे से ध्यान से समझोगे तो ये आपको एक ही बार में अच्छे से समझ में आ जाएगा, पर अगर आपको एग्ज़ाम तक इसे याद रखना है तो आपको इसका 3-4 बार रिवीजन तो ज़रूर करना ही पड़ेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। जिसको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।